नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम ईरान के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ हफ्तों में वहाँ हालात बहुत बहुत तेजी से बदले हैं। जी, जो चीज सड़कों पर कुछ विरोध प्रदर्शनों से शुरू हुई थी वो अब एक राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुकी है। बिल्कुल, और इसकी गूंज तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है और इस संकट की जड़ें कितनी गहरी हैं और भविष्य में इसका असर क्या हो सकता है। हाँ, ये कार्यक्रम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और ये पूरा विश्लेषण स्टाइलो न्यूज द्वारा तैयार किया गया है, जो एक एआई संचालित न्यूज एप्लीकेशन है। स्टाइलो न्यूज के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स नाम के एक बड़े सॉफ्टवेयर का उपभोक्ता संस्करण है। अच्छा जी, जिसे सरकारें, सेना और बड़े व्यवसाय खुफिया जानकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे श्रोताओं को एक ऐसे टूल तक पहुंच मिलती है जिसे दुनिया के बड़े निर्णय लेने वालों की मदद के लिए बनाया गया है। सही बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2025 के अंत में ईरान में ये जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, इनकी वजह क्या थी? हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसी बड़ी घटनाओं की शुरुआत किसी छोटी सी चिंगारी से होती है। जी। इस मामले में वो चिंगारी क्या थी? इस बार चिंगारी थी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। जी, आंकड़े बताते हैं कि 2025 के अंत तक ईरान में खाने पीने की चीजों की महंगाई वो 64% से ज्यादा हो चुकी थी। 64%? हाँ, और कुल महंगाई दर 60% के पार थी। साथ ही ईरानी रियाल की कीमत भी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर थी। तो मतलब आम आदमी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। बहुत ज्यादा। जब 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता है तो गुस्सा सड़कों पर उतर ही आता है। और इस बार ये गुस्सा तेहरान के मशहूर ग्रांड बाजार से शुरू हुआ। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? बिल्कुल। ये इस संकट का शायद सबसे अहम पहलू है। क्यों? क्योंकि तेहरान बाजार सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं है, वो दशकों से ईरानी सत्ता का एक मजबूत स्तंभ रहा है। मतलब ये व्यापारी वर्ग पारंपरिक रूप से शासन का समर्थक माना जाता था। हाँ, और जब वहां से विरोध की आवाजें उठी हैं तो ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं रह गया, ये एक राजनीतिक भूकंप का संकेत था। इसका मतलब था कि अब वो लोग भी हुकूमत से नाराज हैं जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे। सही कहा। और जैसा कि हमने देखा, ये आग सिर्फ बाजार तक ही सीमित नहीं रही। नहीं, ये बहुत तेजी से पूरे देश में फैल गई। हाँ, कुछ ही दिनों में ये आंदोलन ईरान के 31 में से 22 से ज्यादा प्रांतों तक पहुंच गया और 100 से ज्यादा शहरों में। और नारों में भी बदलाव आया है ना? जी बिल्कुल। अब लोग सिर्फ महंगाई की बात नहीं कर रहे थे, वो सीधे सीधे सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अच्छा। तो एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव था। हाँ। तो जब किसी देश में 100 से ज्यादा शहरों में इस तरह के प्रदर्शन हो तो ये हुकूमत के लिए एक सीधी चुनौती होती है। इस अभूतपूर्व चुनौती से निपटने के लिए ईरानी सरकार ने क्या कदम उठाया? देखिए, शासन की प्रतिक्रिया बहुत कठोर और सीधी थी। क्या थी वो? ताकत का इस्तेमाल। उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और उसकी सहायक बासिज मिलिशिया को सड़कों पर उतार दिया। और इसके नतीजे? मानवाधिकार संगठनों के अनुसार इस कार्रवाई में 45 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2000 से ज्यादा? और उन्होंने सूचना के प्रवाह को रोकने की भी कोशिश की। और ये उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा था। प्रदर्शनकारियों को संगठित होने से रोकने के लिए पूरे देश में इंटरनेट लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया गया, एक तरह का डिजिटल ब्लैकआउट। आपने IRGC और बासिज मिलिशिया दोनों का जिक्र किया। जी। जो श्रोता नहीं जानते उनके लिए क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि इनमें क्या फर्क है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, IRGC को आप शासन की वैचारिक सेना कह सकते हैं। वैचारिक सेना? हाँ, ये पारंपरिक सेना से अलग है और इसका मुख्य काम है इस्लामी क्रांति और मौजूदा शासन की रक्षा करना। और बासिज? बासिज एक स्वयंसेवी मिलिशिया है जो IRGC के तहत काम करती है। इसकी पहुंच गली मोहल्लों तक है और इसका इस्तेमाल अक्सर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए किया जाता है। तो मतलब IRGC एक हथौड़ा है, जी। तो बासिज एक फैला हुआ जाल। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि सर्वोच्च नेता खामेनी ने IRGC को अधिकतम युद्ध तैयारी की स्थिति में डाल दिया है। जी, और ये तैयारी जून 2025 में इजराइल के साथ हुए संघर्ष के समय से भी ज्यादा बताई जा रही है। इसका क्या मतलब है? क्या वो अपने ही लोगों के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं? ये एक बहुत ही गंभीर संकेत है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शासन को अपनी नियमित सेना और पुलिस की वफादारी पर शक है।
उन्हें डर है कि वो आम लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर सकते हैं। शायद इसलिए वे पूरी तरह से IRGC पर निर्भर कर रहे हैं, जो सीधे सर्वोच्च नेता के प्रति वफादार है। तो ये अधिकतम युद्ध तैयारी का आदेश एक संदेश है। हाँ, देश के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने दुश्मनों को ये संदेश देना है कि शासन अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और इसी के साथ भूमिगत मिसाइल ठिकानों को भी सक्रिय कर दिया गया है। जी, जो इस संदेश को और पुख्ता करता है। तो एक तरफ हुकूमत शहरों में प्रदर्शनों को कुचल रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके सामने एक और मोर्चा खुल गया है। ये सही है। इस संकट में एक नया सांप्रदायिक आयाम भी जुड़ गया है। वो क्या है? सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में, जो ईरान का सुन्नी बहुल इलाका है, एक नए गठबंधन मुबारिजून पॉपुलर फ्रंट यानी MPF का उदय हुआ है। और ये संगठन क्या कर रहा है? ये संगठन वहां एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है। ये ईरान के अंदर गहरे जातीय और धार्मिक मतभेदों को उजागर करता है। ये इलाका तो पहले भी थोड़ा अशांत रहा है, इस बार इसमें नया क्या है? नया ये है कि ये विद्रोह अब पहले से ज्यादा संगठित लग रहा है, और ये खतरा इतना गंभीर हो गया है कि IRGC को अपनी कुछ सबसे बेहतरीन इकाइयों को वापस बुलाना पड़ रहा है। एक मिनट, कौन सी इकाइयां? ये वो सैनिक हैं जिन्हें उन्होंने लेवेंट मतलब सीरिया और लेबनान जैसे देशों में तैनात किया था। मतलब घर की आग बुझाने के लिए उन्हें अपनी विदेश नीति को दांव पर लगाना पड़ रहा है। ये तो हुकूमत की बहुत बड़ी कमजोरी का संकेत है। बिल्कुल, जब आपको अपने सबसे अच्छे सैनिकों को विदेशी मोर्चों से हटाकर अपने ही देश में लगाना पड़े, तो ये दिखाता है कि आप अंदरूनी तौर पर कितने दबाव में हैं। जाहिर है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस पर नजर रखे हुए होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संकट को लेकर क्या हलचल है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ईरान में सत्ता परिवर्तन का समर्थन किया है। और उन्होंने चेतावनी भी दी है। जी, उन्होंने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। और ईरान की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है? ईरान ने भी उतनी ही तीखी प्रतिक्रिया दी है। IRCG ने कहा है कि इस क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब उनके लिए वैध लक्ष्य हैं। ये तो सीधे सीधे टकराव को न्योता देना है। हाँ, और इस तनावपूर्ण माहौल में इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल इसे कैसे देख रहा है? वो इसे अपने लिए एक अवसर के तौर पर देख रहा है। 25 दिसंबर 2025 को इजराइल ने लबनान में एक हवाई हमले में IRGC की कुद्स फोर्स के एक वरिष्ठ कमांडर को मार दिया। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी। हाँ, वो लगातार अमेरिका से ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमला करने के लिए हरी झंडी मांग रहे हैं। ये तनाव सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं है, इसकी आंच कनाडा तक भी पहुंच गई है। ये एक दिलचस्प घटनाक्रम है। कनाडा ने जून 2024 में IRGC को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। और अब इसके जवाब में ईरान ने रॉयल कैनेडियन नेवी को एक आतंकवादी संगठन का दर्जा दे दिया है। ये तो एक प्रतीकात्मक कदम लगता है तो प्रतीकात्मक, लेकिन ये दिखाता है कि ईरान कूटनीतिक रूप से कितना अलग थलग महसूस कर रहा है। और इन सबके बीच एक और चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। हाँ, जिसके मुताबिक IRGC अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए रासायनिक और जैविक हथियार विकसित कर रहा है। ये एक ऐसी खबर है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को बहुत चिंतित कर दिया है। इतने सारे खिलाड़ी, इतने अलग अलग नजरिए। चलिए थोड़ा रुक कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस शतरंज की बिसात पर जो मुख्य किरदार हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सर्वोच्च नेता खामेनेई इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहे हैं? सर्वोच्च नेता खामेनेई और उनके करीबी लोगों का मानना है कि ये सब ईरान के बाहरी दुश्मनों की साजिश है, खास तौर पर अमेरिका और इजराइल की। जी, वे इसे एक विदेशी षड्यंत्र के रूप में देखते हैं। इसलिए उनकी रणनीति किसी भी तरह की रियायत न देने और पूरी ताकत से इस विद्रोह को कुचलने की है। और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नजरिया क्या है? राष्ट्रपति ट्रंप का दृष्टिकोण पूरी तरह से रणनीतिक हितों पर केंद्रित है। उनका कहना है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिका के हित में है। और उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खामेनेई का उत्तराधिकारी कौन होगा? नहीं, जब तक कि वो अमेरिकी हितों के लिए खतरा न हो। बाकी दुनिया के विशेषज्ञ इसे कैसे देख रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन? ये बहुत दिलचस्प है। यूक्रेनी विशेषज्ञों के लिए ये स्थिति एक दोधारी तलवार की तरह है। कैसे? एक तरफ उन्हें उम्मीद है कि अगर ईरान में सत्ता बदलती है तो ईरान उनका एक सहयोगी बन सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें डर है कि अगर ईरान में गृह युद्ध छिड़ गया तो अमेरिका और पश्चिमी देशों का सारा ध्यान और संसाधन यूक्रेन से हटकर ईरान पर चला जाएगा। बिल्कुल, जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो इन सभी तथ्यों और दृष्टिकोणों को देखते हुए आगे क्या हो सकता है?
आने वाले हफ्तों में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, आने वाले हफ्तों में 3-4 चीजें देखने लायक होंगी। पहली, क्या ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी रहते हैं या सरकारी दमन उन्हें कुचलने में कामयाब हो जाता है? दूसरी, IRGC की अधिकतम युद्ध तैयारी। यह हमें बताएगा कि शासन खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? तीसरी चीज वही है, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासतौर पर अमेरिका और यूरोपीय संघ, कोई ठोस कदम उठाते हैं, जैसे कि नए प्रतिबंध या कोई कूटनीतिक पहल? और एक चीज और है जी, इन सबसे ऊपर सर्वोच्च नेता के उत्तराधिकार का अनसुलझा सवाल। खामेनेई की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए ये सवाल ईरान के भविष्य की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। और ये अनिश्चितता का सबसे बड़ा स्रोत भी है। सही कहा। ये बिल्कुल साफ है कि ईरान एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां से एक रास्ता और गहरे संकट की ओर जाता है और दूसरा एक अनिश्चित भविष्य की ओर। जी, ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है जिसका सामना देश के अंदर के लोग और बाहर की दुनिया दोनों ही कर रहे हैं। ऐसी ही जटिल वैश्विक घटनाओं की परतों को खोलकर समझना स्टाइलो न्यूज़ का मुख्य उद्देश्य है। ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जो आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स से अपनी ज़रूरत के हिसाब से व्यक्तिगत खुफिया शैली की जानकारी तैयार करने की सुविधा देता है। AI संचालित ऑन डिमांड समाचारों के लिए आप www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता ले सकते हैं। आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अगर आप भविष्य में किसी और विषय पर इसी तरह का गहन विश्लेषण चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं और ताज़ा अपडेट्स के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें।